आज का टॉपिक है समकालीन राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ एलीट क्लास। यह पीरियड है 2010 से 2026। पढ़ने का क्रम है जो आज हम पढ़ रहे हैं वह है पढ़ा लिखा राजनेता होना चाहिए। जो बातें कही जा रही है मीडिया में या जो राजनेता आरोप लगाते हैं विभिन्न। दूसरा क्रम होगा शासन का विकास कैसे हुआ, लोकतंत्र कैसे आया, फिर अभिजन वर्ग की राजनीति जिसे एलीट क्लास का पॉलिटिक्स कहते हैं, और फिर इसमें समस्या क्या है। हाँ, यह है बाई अंबुज कुमार मिश्रा। अब आरोप को देखते हैं। इसके दो पक्ष हैं। आरोप, पढ़ा लिखा पीएम होना चाहिए। एक आंदोलन चला, शो योर डिग्री क्वालिफिकेशन, और उसकी मांग डिग्री चेक करने की मांग होती है। फिर अनपढ़, ये पहले ही था, अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री। नाइन्थ फेल डिप्टी सीएम। इन सब पर प्रश्न उठाए जाते हैं। क्या ये होना चाहिए लोकतंत्र में? क्या यह आवश्यक है? लोकतंत्र के फेवर में है, लोकतंत्र के अगेंस्ट में है? इसी का हम परीक्षण करते हैं। यह पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, कौन से लोग हैं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। याद रखें, जो ये मुद्दे उठाने वाले, ये मुद्दे उठाते हैं, वे ही अपनी डिग्री दिखाते हैं, शो करते हैं, क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट बताते हैं। यह किस प्रकार की राजनीति है? राजनीति विज्ञान में इसकी भली भांति चर्चा की गई है, उसी के आधार पर इसका परीक्षण हो रहा है। सबसे पहले हम शासन का विकास देखते हैं। शासन का विकास है पहले सीमित शासन था। शासन का आधार सीमित था। राजतंत्र, कुलीन तंत्र, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद, रक्त समूह, इन सब के आधार पर शासन होता था। हम जानते हैं मध्यकाल में भी भारत में शासन है। तुर्क, मिर्जा, मुगल, इनके शासन थे। बर्नी ने कहा था, जियाउद्दीन बर्नी का कथन था कि तुर्कों की गद्दी पर खिलजियों को बैठे देख दिल्ली की जनता चकित रह गई थी, जिसे हम खिलजी क्रांति के नाम से जानते हैं। यह शासन का विकास सीमित था। तुर्कों की सत्ता, मिर्जा की सत्ता या मुगलों की सत्ता, इस प्रकार का शासन था। फिर आया लोकतंत्र का विकास। लोकतंत्र, यह सबसे अधिक व्याख्या करने की जरूरत है। यूएसए की क्रांति हुई, अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति हुई। दोनों की समस्या यह थी, दोनों में ही यह सीमित लोकतंत्र स्थापित हुआ। ऐसा लोकतंत्र था जिसमें सबको मताधिकार नहीं था। मताधिकार क्रमशः लोगों को प्राप्त हुआ है। जैसे किनको प्राप्त नहीं था, किनको था? कुछ पुरुषों को प्राप्त था, नहीं था अश्वेत, गुलाम, महिला,
और आधार संपत्ति केवल अमीर जो कुछ टैक्स देते थे, मात्रा निश्चित थी। संपत्ति आधार था, जो टैक्स नहीं देते थे या कम देते थे, इन सब लोगों को मताधिकार से वंचित रखा गया था। फिर धीरे धीरे विश्व में सार्वभौम वयस्क मताधिकार आया। सार्वभौम न्यूजीलैंड, सबसे पहले न्यूजीलैंड में मताधिकार, सबको मताधिकार मिला बिना किसी भेदभाव के। भारत में 26 जनवरी 1950 को मिला, अमेरिका में 1965 में आकर मिला, दक्षिण अफ्रीका में, या दुनिया के सभी देशों ने क्रमशः इस अधिकार को प्राप्त किया है। इसका मतलब होता है कि बिना किसी भेदभाव के, वह भेदभाव है जाति, धर्म, मूलवंश, लैंगिक, संपत्ति, शिक्षा, एडुकेशन आपका कुछ हो, अमीर, गरीब, राजा, रंग, बिना भेदभाव के सभी को एक वोट देने का अधिकार, यह मिला है। हमने इसे प्राप्त किया है, ऐतिहासिक विकास में इसे हमने प्राप्त किया है। इसमें शिक्षा भी है, संपत्ति भी है और लैंगिक भी है, सभी इसके अंदर है। राजा हो, रंग हो, सभी को एक वोट देने का अधिकार है बिना किसी भेदभाव के। एक बालक या बालिका कोई भी जो जन्म लेता है, जन्म के साथ ही उसमें यह वोटिंग पावर निहित हो जाती है। जब वह वयस्क की आयु प्राप्त करता है तो वह एक्टिव रूप धारण करता है। इसका यही अर्थ है, बिना किसी भेदभाव के। यह लोकतंत्र के विकास की अवस्था है। अब भारतीय संविधान आए, हमने इसके अंदर आर्टिकल 326 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सर्वाधिक सार्वभौम वयस्क मताधिकार सभी को प्रदान किया है। और इसके अंदर दो बातें शामिल होती हैं लोकतंत्र के अंदर, न सिर्फ वोट देने का बल्कि चुने जाने का भी। यही लोकप्रिय प्रभुसत्ता है, पॉपुलर सॉवरेंटी। यह सीमित नहीं है, यह सीमित नहीं है बल्कि सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। व्यक्ति आधारित है, कुछ को प्राप्त नहीं है। यह व्यक्तियों पर आधारित, व्यक्ति पर, हर व्यक्ति को प्राप्त है। यह व्यक्ति पर आधारित है, कुछ को यह प्राप्त नहीं है। वह दोनों अधिकार सीमित है, वह वोट भी देने का अधिकार है और चुने जाने का भी अधिकार है। ये किसी भी संवैधानिक पद पर वह चुना जा सकता है, किसी भी पद को धारण कर सकता है। इसके अंदर हमें दोनों प्राप्त है। पूरी दुनिया में जब हमने इसे एस्टैब्लिश किया तो ये सार्वभौम वयस्क मताधिकार, तो साथ में लोकप्रिय प्रभुसत्ता, सैद्धांतिक रूप से भले ही लोकप्रिय प्रभुसत्ता पहले चली आई हो, लेकिन जब हमने सार्वभौम वयस्क मताधिकार दिया और सबके चुने जाने का अधिकार दिया, तब जाकर के यह पॉपुलर सॉवरेंटी सही में प्राप्त हुई, लोकतंत्र की स्थापना हुई है। शिक्षित लोगों को भी उनके भी वॉइस को सुनने की बात कही गई है। उसके लिए हम दो जगह उन्हें स्थान दे देते हैं। एक, राज्यसभा में कुछ लोग राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, मनोनयन। उसके अलावा विधान परिषद में मनोनयन है और विधान परिषद में ही हम स्नातक, हाई स्कूल प्लस, हाई स्कूल और उससे ऊपर
और यूनिवर्सिटी के लोगों को भी चुनते हैं और उनके भी वॉइस को रखते हैं, लेकिन वास्तविक मत जो शासन का अधिकार है वह विधानसभा और लोकसभा को ही प्राप्त है। चाहे वह बजट हो या कानून बनाने का अधिकार हो, उसमें विधान परिषद जहां इन्हें स्थान दिया गया है उनके वॉइस की का ज्यादा महत्व नहीं है, सिर्फ क्या कहना चाहते हैं यह सुन लिया जाता है। इस आधार को याद रखें। अब देखें, हमारे पास एक थ्योरी आई, ये बहुत पुरानी थ्योरी है और वह है एलिटिस्ट थ्योरी। यह थ्योरी, इनके विचारक, इसके तीन भाग हम कर देते हैं। एक, जिन्होंने यह थ्योरी दी, इनका कहना है कि किसी भी प्रकार का शासन हो, सिर्फ अभिजन वर्ग ही शासन करता है। अभिजन या कुछ लोग होते हैं जो शासन करते हैं, उन्होंने यह थ्योरी दी। उन्होंने विभिन्न हर तरह के शासन प्रणालियों के अध्ययन किया और बताया सब में ऐसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। दूसरे, ऐसे विचारक जिनके दर्शन में या विचारों में एलिटिज्म है, और नेता तथा दल जो एलिटिस्ट विचार को रिप्रेजेंट करते हैं, के रिप्रेजेंटेटिव। इन विचारकों के पहले नाम लिखते हैं। ये किन्होंने यह थ्योरी दी? ये है पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स, बर्न हम, सी राइट मिल्स, और हेरोल्ड लासवेल। इतने लोगों ने यह सिद्धांत दिया और इनके सिद्धांत को नीचे देखते हैं। वे जिनके विचारों में हमें दर्शन, जिसमें हमें एलिटिज्म दिखाई देता है, दर्शन जिसमें एलिटिज्म है, पहला प्लेटो, एरिस्टोटल यानी अरस्तु, जियाउद्दीन बर्नी, एडमंड बर्क, और जे.एस. मिल को भी हमने इसी में रखा है। जे.एस. मिल को इसमें रखने का कारण है कि उन्होंने प्लूरल वोटिंग कहा, इसकी वकालत की। बहुल शिक्षित लोगों को या कुछ लोगों को एक से अधिक उनके वोट का वैल्यू होना चाहिए, इसीलिए हमने इस एलिटिज्म में, यानी जो अभिजात वर्ग का सिद्धांत है किसके दर्शन में मिलता है, उसमें जे.एस. मिल को भी हमने रख दिया है। इसी में बाद में हिटलर एक्टिव भी है और उनका नस्लवादी सिद्धांत भी है, जहां कुछ लोगों को वह श्रेष्ठ मानते हैं। और नेता और राजनीतिक दल जो रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, यह है आम आदमी पार्टी जो आरोप लगाती है, पढ़े लिखे का सर्टिफिकेट मांगती है, और दूसरा जन सुराज पार्टी, इसके नेता हैं, इसके एडवोकेट्स हैं, या वे राजनेता जो इनकी बात ये मांग करते हैं। इनके नाम हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया,
संजय सिंह, आतिशी, पत्रकार और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता आशुतोष, इन सब ने शो योर डिग्री ऐसा आंदोलन चलाया था और पढ़े लिखे को ही शासन का अधिकार है, पढ़ा लिखा पीएम होना चाहिए, ये मांगे की थी। ये लिखने का कारण यही है। और प्रशांत किशोर, जिन्हें शॉर्ट में पीके कहा जा रहा है। अब दर्शन को देखते हैं, फिलॉसफी को, वो क्या कहता है और इससे मैच करते हैं, कितना मैच हो रहा है। इनकी अब इलिटिस्ट थ्योरी को देखें, जो पेरिटो, मोस्का और मिशेल्स जिन बातों को कह रहे हैं। सबसे पहले तो ये कहते हैं समाज में दो भाग हैं, पहला इलीट क्लास और दूसरा नॉन इलीट। रूलिंग क्लास जो शासक वर्ग होता है, दूसरा नॉन रूलिंग या शासित, शासक, यही शासन करते हैं। ये अभिजन है, दूसरे अभिजन नहीं है। और एक जो रूलिंग क्लास है और दूसरा जो शासित, यानी जिन पर शासन होता है। अब इन्होंने दर्शन दिया या इनकी थ्योरी है, पेरिटो ने पॉइंट सिस्टम दिया। किसको हम अभिजन कहेंगे? इनका कहना है मानवीय क्रिया के प्रत्येक क्षेत्र में, क्षेत्र बाद में लिखते हैं, जिसको सबसे अधिक अंक मिलता है, जिसको सबसे अधिक पॉइंट मिलता है, वह अभिजन है, इलीट है। वही सबसे अधिक पाता है। शेष नॉन इलीट है। कहने का अर्थ है मानवीय क्रिया के प्रत्येक क्षेत्र में जिस व्यक्ति को सबसे अधिक पॉइंट मिलेगा, मतलब अगर वो एजुकेशन में सबसे ज्यादा पॉइंट उसे मिलता है किसी भी काम में, तो वह इलीट है, वही सबसे अधिक पाएगा। शेष जिसको कम मिलता है सब नॉन इलीट के अंदर आते हैं। दूसरा, ये जिनको पॉइंट मिलता है सबसे अधिक, अभिजन जो होते हैं, उनकी कुछ खास मान्यताएं होती है, वही उसको फॉलो करते हैं, उसी से मोटिवेट होते हैं। ये इनका है, इनकी विशेषताएं होती हैं। और वह विशेषता है, पहला, इनका यह मानना होता है, इनका मानना है कि कुछ ही लोगों में राजनीतिक समझ होती है। कहने का अर्थ है शेष लोगों में नहीं, समाज में कुछ ही लोग हैं जिनमें राजनीतिक समझ होती है। यदि उस राजनीतिक समझ को उनके समझ के अनुसार जब समाज चलेगा तो समाज अस्थायी होगा, विकास करेगा और उसका कल्याण होगा। आम लोगों में राजनीतिक समझ नहीं होती है। दूसरा, कुछ लोग अन्य लोगों से मानसिक और बौद्धिक रूप में अधिक विकसित होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। ये अधिक पॉइंट ग्रहण करने वाले लोग हैं, इनको अधिक मिलता है। ये मानसिक और बौद्धिक रूप से अन्य लोगों से समाज में श्रेष्ठ हैं, इसीलिए इनको शासन का अधिकार मिलना चाहिए। यह बहुत पुरानी थ्योरी है और अरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी ऑफ स्लेवरी इसी पर बेस्ड किया था। वह उसका आधार है कि जो मानसिक और बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ है वही शासन करते हैं, और फिर इसी आधार पर उसने गुलामी को स्थापित कर जस्टिफाई किया था।
अभी ये इस आधार पर शासन करते हैं। और तीसरा, जो एक विषय जानता है वह सभी विषय जानता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, या कोई व्यक्ति माइनिंग इंजीनियर है, माइनिंग डिप्लोमा है, या वह व्यक्ति पत्रकार है, या वह व्यक्ति यूएनओ में काम कर चुका है, या वह व्यक्ति डेटा एनालिसिस का एक्सपर्ट है, तो वह इतिहास का भी ज्ञाता है, राजनीति विज्ञान का ज्ञाता है, अर्थशास्त्र का ज्ञाता है, समाजशास्त्र का ज्ञाता है, सभी अन्य विषय वह सबका स्वतः ज्ञाता हो जाता है। यही 3 थ्योरी उनके मुख्यतः है जो समाज में अधिकतम पॉइंट पा रहा है। उनकी ये मान्यताएं होती हैं। यही वह इलीट क्लास है जो शासन करता है और इन्हीं मान्यताओं को अपनाता है। अब ये कौन से लोग किस क्षेत्र से भारतीय समाज और दुनिया में हमें दिखाई दे रहे हैं, वह क्षेत्र लिख देते हैं। क्षेत्र, एरिया जहां से ये आ रहे हैं, पहला आईआईटी, इंडिया और अन्य जगह भी है आईआईटी, आईआईएम, मैनेजमेंट के सेक्टर से आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विस, आईआरएस, सिविल सर्विसेज, पत्रकारिता, मीडिया, डेटा एनालिसिस, एडुकेशन, अंतरिक्ष कार्यक्रम, विज्ञान, अंतरिक्ष कार्यक्रम, सैटेलाइट, हथियार बनाना, मिसाइल बनाना, कुछ के भी एक्सपर्ट हैं, या सेना का हमें पाकिस्तान में दिखाई देता है, बांग्लादेश में दिखाई दे देता है, पहले दिखाई दे रहा था, और म्यांमार में दिखाई देता है, अफ्रीकन देशों में दिखाई देता है। ये यहाँ से सीधे राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं। अयूब खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, मुनीर, जो भी हैं, सब उसी पावर इलीट का हिस्सा है। और इनके नाम होते हैं पावर इलीट, रूलिंग क्लास, थ्योरी ऑफ लीडरशिप, या पॉलिटिकल क्लास। ये इन नामों से जाने जाते हैं। ये यहाँ से, इन क्षेत्रों से, या ईटीसी जितने भी क्षेत्र आप जोड़ दें स्पेशलाइजेशन के, यहाँ पर जो अधिकतम पॉइंट लेकर आए हुए लोग हैं, ये सीधे या स्पेशलाइज्ड सेक्टर से, ये इनका मूवमेंट होता है पॉलिटिकल सेक्टर में, राजनीति के क्षेत्र में ये प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ पर वह सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। चूंकि इन्होंने एक जगह अचीवमेंट कर लिया है यहाँ, इसी को दिखाकर अब यह मांग करते हैं कि तुम भी अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, क्योंकि हम अन्य से मानसिक और बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ हैं, तो हमें ही शासन करने का अधिकार है और तुम अपना सर्टिफिकेट दिखाओ। हम ही जानते हैं कि राजनीतिक समझ हम ही में है, हम ही इस देश का कल्याण कर सकते हैं, समाज का कल्याण कर सकते हैं। सर्टिफिकेट मांगने वाले लोग इन्हीं सेक्टर्स जो हमने लिखा, इससे इस सेक्टर में प्रवेश कर राजनीतिक अभिजन या पावर इलीट बन जाते हैं, रूलिंग क्लास बन जाते हैं। अब इससे समस्या क्या है? समस्या इसमें गंभीर है। तो समस्या इसकी यह है कि हमने पाया शुरू में ही हमने लिख दिया कि लोकतंत्र का विकास हुआ है। हम इस पूरे इलीट थ्योरी को छोड़कर आए हैं, रूलिंग क्लास की थ्योरी को छोड़कर आए हैं। मताधिकार जो हमने दिया था, वह मताधिकार जो सीमित था, उसको व्यापक कर दिया, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा दिया, बिना किसी लैंगिक भेद के पहुंचाया, बिना किसी शिक्षा के भेद के पहुंचाया। वह पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, हर तक वह पहुंचाया। यह हमारा ऐतिहासिक विकास का क्रम है। यह राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार पहला अधिकार है जो हम लोगों को प्रदान करते हैं। इसमें कोई सीमा नहीं है, ना कोई बंधन है, किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। और राजनीतिक अधिकार में मत देने के अलावा राजनीतिक पद धारण करने का भी अधिकार है।
जैसे हम इलीट क्लास को लेकर आते हैं, इलीट क्लास जैसे आता है, यह पूरे राजनीतिक विकास को, राजनीतिक अधिकार को खत्म करता है। यह संविधान में संकट उत्पन्न करता है। यह लोकतंत्र के प्रति संकट है। होना यह चाहिए, ऐसे प्रश्न उठने ही नहीं चाहिए। किसी की डिग्री कोई नहीं दे सकता, यह संविधान द्वारा पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। समस्या बड़ी खड़ी हो रही है। रूलिंग क्लास पावर इलीट का आना एक बहुत बड़ा खतरा होता है। उसकी जगह प्रत्येक व्यक्ति के राजनीतिक अधिकार पर आधारित, सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित, राजनीति में हरेक को भाग लेने के अधिकार पर आधारित ऐसा राजनीतिक तंत्र सदैव बनाए रखना चाहिए। तभी कोई पश्चिम बंगाल में बर्तन मांजने वाली एमएलए भी बन सकेगी और वह मंत्री भी बन सकेगी। बाय।